हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 होगा, जिसके अंदर हम अपने कलरफुल वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, प्रिज्म हो गया, व्हाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल, जो हमारे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं और जिनके रिलेटेड पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था वो ओवरऑल हमारा ह्यूमन आई के पार्ट्स, उनके फंक्शन, उसमें होने वाले डिफेक्ट्स और उनके करेक्शन के बारे में था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप की डिजीजेस देखी जो आई में होती है, डिफेक्ट्स देखे, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, और उनके करेक्शन के बारे में डिस्कस करा। तो आज का लेक्चर हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन रहना है, जिसमें सिर्फ हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में रिकॉल करेंगे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किन किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मेन था हमारा ह्यूमन आई, जिसमें हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा कि ह्यूमन आई क्या है। एक हमारा सेंस ऑर्गन है जिसका डायमीटर कितना होता है, 2.3 प्रेजेंट कहाँ होता है, प्रेजेंट इन आई सॉकेट इन स्कल। स्कल के अंदर जो आई सॉकेट्स होते हैं उसके अंदर हमारी ह्यूमन आई प्रेजेंट होती है। इसका मेन काम क्या है, ये हमारा विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो हम चीजों को देख पा रहे हैं वो किसकी वजह से, आई की वजह से देख पाते हैं। अब देखो हमारे पास उसमें डिफरेंट पार्ट्स थे आई के, कौन कौन से थे, जैसे हमारा हो गया प्यूपिल, इरिस, कॉर्निया, सिलियरी मसल्स, रेटिना, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ये सारे क्या थे, ह्यूमन आई के पार्ट्स थे। यानी पिछले लेक्चर में हमने उनके पार्ट्स के बारे में बात करी, उनके फंक्शन के बारे में बात किया। साथ ही साथ वहां पे मैंने एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि जो ह्यूमन आई होता है उसकी जो फार पॉइंट और नियर पॉइंट होती है, ह्यूमन आई की जो फार पॉइंट होती है वो कितनी होती है, इन्फिनिटी। मतलब ह्यूमन आई से हम कहाँ तक देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। वहीं अगर हम इसके नियर पॉइंट के बारे में बात करें तो नियर पॉइंट ह्यूमन आई की कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। देन उसके बाद हमने वहां पे डिफेक्ट्स के बारे में बात की कि आई के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं। तो वहां पे हमारे कौन से डिफेक्ट्स थे, सबसे पहले हमने वहां पे मायोपिया के बारे में पढ़ा, जिसमें नियर का दिखेगा लेकिन फार का नहीं दिखेगा, यानी पास का तो दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया। और मायोपिया के कंडीशन में हम कौन से लेंस का यूज करते हैं, उस दौरान हम यूज करते हैं मायोपिया के केस में कॉनकेव लेंस का। सेकंड हमने इसमें पढ़ा था हाइपर मेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के केस में पर्सन को फार यानी दूर का तो दिखेगा लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिखेंगे। इस दौरान वहां पे कौन से लेंस का यूज किया जाता है, उसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का। थर्ड था हमारे पास इसमें प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया किन के अंदर देखने को मिल रही थी, जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं, मतलब जिनकी एज ज्यादा होती है, उनके अंदर हमें प्रेस बायोपिया डिफेक्ट देखने को मिलेगा। और उस कंडीशन में हम कौन से लेंस का यूज करेंगे, बाइफोकल लेंस का। यानी ऐसा लेंस जिसमें दो फोकल लेंथ हो, जिस ऊपर वाला होता है इसमें कॉनकेव लेंस और जो नीचे लोअर पोर्शन में होता है वो होता है हमारा इसमें कॉन्वेक्स लेंस। फोर्थ हमने यहाँ पे पढ़ा था कैटेरेक्ट के बारे में। कैटेरेक्ट क्या था, कैटेरेक्ट हमारा मोतियाबिंद था जिसमें प्रोटीन की एक लेयर जो है वो लेंस के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली नहीं दिखाई देते। इसके लिए हम किसी भी तरीके का लेंस का यूज नहीं करते, ये डायरेक्ट डॉक्टर के थ्रू सर्जरी करवा करके ही हम कैटेरेक्ट के डिफेक्ट से बच सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी ओवरऑल पिछले लेक्चर के बारे में बात। अब पिछले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो हमारे डिफेक्ट्स ऑफ विजन में ये तीन डिफेक्ट है,
ये एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ इसके जो पार्ट्स हैं आई के और उनके पर्टिकुलर फंक्शन क्या हैं, ये 2 और 3 मार्क्स में पेपर में आते हैं और जो हमारा मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है एग्ज़ाम पर्पज़ के। तो यहाँ तक तो हो गई हमारे प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात। अब हम अपने आज के लेक्चर के पहले टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उन टॉपिक्स को क्लियरली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक्स की तरफ चलते हैं कि आज के लेक्चर में हमें किन-किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है। पहले टॉपिक डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है ताकि हमें क्लियरली पता चल जाए कि आज का जो लेक्चर है, वो होगा किन-किन टॉपिक्स के ऊपर। तो आज के टॉपिक्स क्या होंगे? आज के हमारे टॉपिक होंगे सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। हम प्रिज्म से देखेंगे व्हाइट लाइट का किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है, कौन सी लाइट हमारी ज़्यादा बेंड होती है, कौन सी कम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट जिसमें हम आइजैक न्यूटन के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। थर्ड है हमारे पास इसमें रेनबो फॉर्मेशन, किस तरीके से रेनबो की फॉर्मेशन होती है, उसके बारे में देखेंगे। एंड लास्ट है हमारा पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो जो ये हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, इससे रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं और ये जो हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, ये एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, एक-एक करके अपने आज के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। किस तरीके से प्रिज्म से हमारी लाइट की रिफ्रैक्शन होती है, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अ प्रिज्म हैज टू ट्रायंगुलर बेसेस। जो हमारा प्रिज्म है उसमें कितने ट्रायंगुलर बेस होते हैं, दो ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं। एंड थ्री ट्रायंगल्स, और थ्री क्या होती है इसमें, ट्रायंगल्स होते हैं। देखो, जो हमारा प्रिज्म है वो किससे मिलके बना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक रेक्टेंगुलर बेस, दो रेक्टेंगुलर बेस, तीन रेक्टेंगुलर बेस। ठीक है, तो यहाँ पे दो ट्रायंगुलर बेस होंगे और थ्री रेक्टेंगुलर बेस होंगे। तो तीन रेक्टेंगुलर बेस और दो ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल तो एक हमारा ये आगे वाला सरफेस हो गया, एक इसी तरीके से इसमें पीछे भी प्रेजेंट होगा, तो टोटल कितने ट्राइंगुलर बेस हो गए, दो ट्राइंगुलर बेस हो गए और थ्री हमारे रेक्टेंगुलर बेस मिल करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, प्रिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट दे रखा है इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल बिटवीन टू लेटरल फेसेस, दो लेटरल फेसेस के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। जैसे यहाँ पे अगर हमारा एक फेस ये रहा, दूसरा फेस ये रहा, तो इनके बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म।
थर्ड पॉइंट में हमारे पास गिवन है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट डेविएशन के बीच का जो भी हमारा एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। हम देखेंगे किस तरीके से ग्लास प्रिज्म से हमारे व्हाइट लाइट का क्या होता है, डेविएशन होता है, कैसे वो डिस्पर्स होती है, फैलती है और 7 डिफरेंट कलर्स की फॉर्मेशन को करेगी। तो क्या बोला गया है, देखो फर्स्ट में बोला गया है द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 constituent colors when it passes through a glass prism is called dispersion of white light। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, वो फिनोमिना जिसमें व्हाइट लाइट हमारी 7 डिफरेंट कलर में टूटती है, डिस्पर्स होती है, फैलती है, जब हम उसे एक ग्लास प्रिज्म से पास करेंगे और इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। देखो ये हो गया हमारा प्रिज्म। इस प्रिज्म से क्या किया गया है, जब हमने व्हाइट लाइट को प्रिज्म से क्या कराया है, रिफ्रैक्शन कराया है, तो वो हमारे टोटल कितने कलर्स में टूट जाती है, 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स होगी, फैलेगी। और वो डिफरेंट कलर कौन कौन से हैं, सीन आर द वेरियस कलर्स सीन आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ कलर्स रिमेंबर एज विबग्योर, यानी जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से रिफ्रेक्ट करवाते हैं तो वहां पे हमारे विबग्योर की फॉर्मेशन होती है। अब इसमें ये विबग्योर क्या है, विबग्योर का मतलब है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यानी ये जो हमारी यहाँ से क्या आई है, ये हो गई व्हाइट लाइट। जब किस पर आके गिरेगी, प्रिज्म पे आके गिरेगी, तो टोटल कितने कलर्स में टूटेगी, 7। वो 7 कलर कौन से हैं, वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर। ठीक है, विब ग्योर। अब इस विबग्योर का मतलब क्या है, विबग्योर का मतलब ये है कि पहला कलर इसमें कौन सा होगा, वायलेट, आई से हो गया इसमें इंडिगो, बी से हो गया ब्लू, जी हो गया हमारा ग्रीन, वाई से हो गया येलो कलर और ओ से हो गया ऑरेंज कलर एंड आर से हो गया इसमें रेड कलर। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट निकलती है कि जब भी हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो जो हमारी व्हाइट लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब ये जो हमारे 7 कलर से एक बैंड की फॉर्मेशन होती है, इस बैंड को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो क्या बोला गया है, द बैंड ऑफ 7 कलर्स is called the spectrum. The different component color of light bends at a different angle with respect to the incident angle। यहाँ पे ये बोला गया है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के जो कलर हैं वो एक डिफरेंट एंगल पे क्या होंगे, बेंट होंगे इंसिडेंट एंगल की रिस्पेक्ट में। नाउ द वायलेट लाइट बेंड्स द लीस्ट while the रेड बेंड्स मोस्ट, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा वायलेट वाला लाइट है वो कम बेंड होता है एज कंपैरिजन टू रेड लाइट। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम गिवन है जिसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे यहाँ पे व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट जैसे ही प्रिज्म में गई टोटल कितने कलर्स में बेंड हो गई, 7। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब ये जो हमारे 7 कलर्स हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं।
तो यहाँ पे तो हो गई हमारे स्पेक्ट्रम की। अब ये एक्चुअल में व्हाइट लाइट है क्या? व्हाइट लाइट किसका कॉम्पोजिशन है? अब हम उसके बारे में देखते हैं। तो देखो क्या बोला गया है, कॉम्पोजिशन ऑफ व्हाइट लाइट में जो हमारा व्हाइट लाइट है उसमें 7 कलर कंसिस्ट होते हैं। कौन कौन से? वही वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब हमारी जो लाइट है वो दो टाइप्स में डिवाइड है। कौन कौन सी? जो हमारी लाइट है उसमें कितने कलर प्रेजेंट है? जैसे व्हाइट लाइट के अंदर टोटल 7 कलर प्रेजेंट थे, इसी तरीके से अंदर लाइट के अंदर कितने कलर प्रेजेंट है? लाइट ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कलर के बेसिस पे जो हमारी लाइट है वो टू टाइप्स में डिवाइड है। एक होती है हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट और दूसरी है हमारी इसमें पॉलीक्रोमेटिक लाइट। अब ये मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक वो लाइट जिसमें सिंगल कलर प्रेजेंट हो, यानी सिर्फ एक ही कलर प्रेजेंट हो, और पॉली यानी बहुत ज्यादा, तो इसमें दो, टू और मोर देन टू, यानी दो या दो से ज्यादा कलर देखने को मिलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे पॉलीक्रोमेटिक लाइट। तो यहाँ पे भी क्या बोला गया है? मोनोक्रोमेटिक लाइट में लाइट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल कलर और वेव लेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। एग्जाम्पल में सोडियम लाइट, मतलब ऐसी लाइट जिसके अंदर सिर्फ सिंगल कलर और एक वेवलेंथ प्रेजेंट हो, उसे हम बोलेंगे बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। यानी उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? सोडियम लाइट। अब अगर यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? कॉम्पोजिशन ऑफ व्हाइट लाइट। उसमें बोला गया था कि जो हमारा व्हाइट लाइट है उसमें टोटल कितने कलर प्रेजेंट है? 7 कलर्स प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर टोटल कितनी वेवलेंथ होंगी? 7 वेवलेंथ होंगी। अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या है? लाइट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन टू कलर्स और वेवलेंथ इज कॉल्ड पॉलीक्रोमेटिक लाइट। यानी ऐसी लाइट जिसमें दो या दो से ज्यादा कलर प्रेजेंट हो, दो या दो से ज्यादा वेवलेंथ प्रेजेंट हो, इस लाइट को हम बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट लाइट। देखो व्हाइट लाइट में टोटल कितने कलर प्रेजेंट है? 7 कलर प्रेजेंट है। 7 कलर प्रेजेंट है तो इसकी वेवलेंथ भी कितनी होगी? इसमें 7 वेवलेंथ होगी, क्योंकि दो या दो से ज्यादा कलर और वेवलेंथ प्रेजेंट है। इस वजह से हम व्हाइट लाइट को क्या बोलते हैं? पॉलीक्रोमेटिक लाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। अब हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेशन व्हाइट लाइट का, यानी व्हाइट लाइट को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे और देखेंगे कि हमारे यहाँ पे किस तरीके के फिनोमिना देखने को मिलेगा। तो देखो क्या बोला गया है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट किसने सबसे पहले डिस्कवर किया? ये न्यूटन ने डिस्कवर किया। यानी न्यूटन फाउंड दैट व्हेन एन इन्वर्टेड प्रिज्म इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ डिस्पर्स्ड लाइट, देन आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म दे रिकम्बाइन टू फॉर्म व्हाइट लाइट। यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा कोई सोर्स हो गया व्हाइट लाइट का, जिससे क्या आएगी? व्हाइट लाइट आएगी। तो जब वो व्हाइट लाइट को किस में भेज रहे थे? प्रिज्म में भेज रहे थे, तो टोटल कितने कलर्स में बेंड होगा? यहाँ पे उन्हें 7 कलर्स देखने को मिले। लेकिन जब उन्होंने इन्हीं 7 कलर्स के आगे अपने इन्वर्टेड प्रिज्म को रखा, तो ये जो 7 कलर्स हैं वो टूट करके दोबारा दोबारा वो कंबाइन होकर के क्या बना दिए? व्हाइट लाइट बना दिए। और ये एक्सपेरिमेंट करा किसने? न्यूटन जी ने किया। तो देखो क्या बोला गया है, न्यूटन फाउंड दैट जब उन्होंने इन्वर्टेड प्रिज्म को डिस्पर्स हो रही लाइट के पास पे रखा, तो जो हमारा डिस्पर्स हो रही लाइट जब प्रिज्म से पास हुई, दोबारा कंबाइन होकर के कौन सी लाइट का फॉर्मेशन कर ली? व्हाइट लाइट का। इस वजह से इस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। यानी व्हाइट लाइट को क्या करेंगे? कंबाइन कराएंगे, जिसकी वजह से दोबारा से हमारी जो व्हाइट लाइट डिस्पर्स हुई थी, कंबाइन होने के बाद वो दोबारा क्या बन जाए? व्हाइट लाइट बन जाए।
आइजैक न्यूटन कौन थे? आइजैक न्यूटन वो थे जिन्होंने रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट के फिनोमिना पे क्या करा था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखो यहाँ पे उनकी पिक्चर गिवन है और उनके पूरे फिनोमिना के बारे में दिया गया है। क्या बोला है इसमें? ही वॉज द फर्स्ट He was the first who obtained spectrum of sunlight by using glass prism। ये हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सनलाइट के स्पेक्ट्रम को बनाया, किसकी मदद से? ग्लास प्रिज्म की मदद से। He tried to split the spectrum of white light more by using another similar prism। उनका मेन पर्पस क्या था कि अगर एक प्रिज्म से हमारी 7 डिस्पर्स हो रही है कलर्स में व्हाइट लाइट, तो वो दूसरे प्रिज्म से भी क्या कर सके, उसको और ज्यादा डिस्पर्स कर सके। लेकिन उनको और ज्यादा कलर डिस्पर्स होते हुए नहीं दिखाई दिए। मतलब उनका मेन पर्पस ये था कि मानो उन्होंने एक प्रिज्म रखा, तो एक प्रिज्म रखने पे टोटल कितने कलर्स में फॉर्मेशन हो रही थी? 7 कलर्स हमारे डिस्पर्स हो रहे थे। तो उन्हें ये लगा कि अगर वो एक और प्रिज्म को वहां पे पुट करते हैं तो जो डिस्पर्जन है वो बढ़ जाएगा, यानी जो हमारे 7 कलर्स है वो और ज्यादा फैल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें क्या देखने को मिला कि जो हमारे 7 कलर्स और ज्यादा बेंड हो रहे थे, वो दोबारा से कंबाइन होके क्या बना दिया, एक सिंगल कलर यानी व्हाइट लाइट की फॉर्मेशन कर दिए। देन ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेकंड प्रिज्म। उन्होंने क्या करा, सेकंड प्रिज्म को यूज करा अपने एक्सपेरिमेंट में। लेकिन उसकी पोजीशन कैसे कर दी? इन्वर्टेड पोजीशन, यानी पहले जो हमारा प्रिज्म सीधे पोजीशन पे रखा था, अब उसको किस फॉर्म में कर दिया? उल्टा कर दिया, इन्वर्टेड फॉर्म में कर दिया। जैसे उन्होंने उनको उसको प्रिज्म को इन्वर्टेड फॉर्म में किया, किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट वाले प्रिज्म के रिस्पेक्ट में। और उन्होंने क्या करा उसमें से, it allowed all the colors of spectrum to pass through second prism. He found white light emerges on the other side of second prism. He concluded that sun is made up of 7 visible color vibrior। उन्होंने यहाँ पे इस चीज को कंक्लूजन निकाला कि जो हमारी सनलाइट है वो किसके, उसमें कौन सी लाइट प्रेजेंट होती है? व्हाइट लाइट प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर टोटल कितने कलर्स प्रेजेंट होते हैं? 7 कलर। वो कौन से हैं? विबग्योर। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट किन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या फिनोमिना था उसमें, तो हमें सिंपल से ये लिखना है कि जो व्हाइट लाइट का रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट है वो आइजैक न्यूटन जी ने किया। वो क्या ऑब्टेन करना चाहते थे कि जैसे हमारा सनलाइट को जब उन्होंने ग्लास प्रिज्म में भेजा, तो वो 7 डिफरेंट कलर में डिस्पर्स हुआ। उसके बाद वो ये चाहते थे कि वो जो डिस्पर्जन हुआ है 7 कलर्स का, वो और ज्यादा डिस्पर्स हो, और ज्यादा फैले। तो उन्होंने फर्स्ट प्रिज्म के रिस्पेक्ट में सेकंड प्रिज्म को जब इन्वर्टेड पोजीशन में लगाया, तो जो हमारे 7 कलर्स वहां पे बेंड हो रहे थे वो दोबारा से क्या हो गए, कंबाइन हो गए और किसकी फॉर्मेशन कर दी? व्हाइट लाइट की। जिससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा सन है वो किससे मिलके बना है? 7 विजिबल कलर यानी विबग्योर से मिलकर बना है। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास पिक्चर गिवन है, ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे? सोर्स। जब सोर्स से उन्होंने व्हाइट लाइट को भेजा, सोर्स यहाँ पे क्या है? हमारा सन। यानी सन से जब उन्होंने व्हाइट लाइट को भेजा किस पे? फर्स्ट प्रिज्म पे। तो वो डेविएट होगा, उसमें 7 कलर्स अलग अलग आएंगे। ठीक है, जैसे सबसे ऊपर हमें पता है विबग्योर इस तरीके से स्टार्ट होता है, VIBGYOR। तो सबसे पहले हमारा इसमें रेड कलर को शो कर दिया है, नीचे हमारा वायलेट है, यानी जब व्हाइट लाइट प्रिज्म 1 से गया तो वो 7 कलर्स विबग्योर में क्या हुआ? डिस्पर्स हुआ। फिर जब हमने उस 7 कलर जो हमारा डिस्पर्स हुआ था उसको सेकेंड प्रिज्म, लेकिन किस पोजीशन में? इन्वर्टेड पोजीशन पे रखे हुए प्रिज्म से भेजा, तो वहां से जो हमारी डिस्पर्स हो रही थी व्हाइट लाइट 7 कलर्स में, वो क्या हुई? वो दोबारा से कंबाइन हो गई और किसका फॉर्मेशन कर ली? व्हाइट लाइट का फॉर्मेशन कर ली। तभी उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा सन है वो व्हाइट लाइट से मिलके बना है, उसके अंदर 7 कलर्स यानी विबग्योर प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा आइजैक न्यूटन के एक्सपेरिमेंट का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट। ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, और साथ में ये जो हो गया, ये हमारा इसमें डायग्राम हो गया कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट के लिए आइजैक न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेनबो फॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे रेनबो फॉर्मेशन के बारे में। तो रेनबो फॉर्मेशन में क्या बोला गया है, देखो रेनबो क्या होता है, रेनबो में हमारे टोटल 7 कलर्स होते हैं। जो भी हमने स्पेक्ट्रम में देखे विबग्योर, यही 7 कलर्स हमें रेनबो के अंदर भी देखने को मिलेंगे। यानी जो हमारा रेनबो है वो किसकी मदद से बनेगा, सनलाइट की वजह से। बोला गया है इसमें इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर, ये हमारे स्पेक्ट्रम है सनलाइट का। It is formed due to the dispersion of sunlight by the teeny water droplet present in the atmosphere। जब हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट प्रेजेंट होंगे। जब वो ड्रॉपलेट हमारा किस में पड़ता है, उस जब हमारी जो सन की लाइट है वो उस वाटर ड्रॉपलेट में पड़ती है, तो वो सन क्या है, सनलाइट क्या है, व्हाइट लाइट। और जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट है वो एज अ प्रिज्म की तरह वर्क करता है, जिसकी वजह से जब हमारी व्हाइट लाइट ड्रॉप पे पड़ती है तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, रेनबो देखने को मिलता है। तो अब ये तो हो गई हमारी छोटी सी बात। अब हम इसके फॉर्मेशन को डिस्कस करें। तो देखो यहाँ पे भी बोला गया है द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो स्मॉल प्रिज्म की तरह, छोटे प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं, जिसमें सबसे पहले दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop. Due to the dispersion of light and internal refraction, different colors reach the observer's eye। देखो जब भी हमारा फॉर्मेशन ऑफ लाइट होगा उस दौरान हमारे 3 फिनोमिना होंगे। सबसे पहला क्या होगा इसमें, सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्रैक्शन, यानी फर्स्ट रेनबो फॉर्मेशन में रिफ्रैक्शन होगा, मतलब जो लाइट है वो क्या करेगा, मीडियम को चेंज करेगा। सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद लाइट में होगा हमारा डिस्पर्सन, यानी वो डिफरेंट 7 कलर्स में टूटेगा, स्प्लिट करेगा। और लास्ट थर्ड में होगा हमारा इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, टकरा करके वापस आना। तो यहाँ पे तो लाइट जाएगी टकरा करके वापस आएगी, लेकिन वो वाटर के ड्रॉपलेट के अंदर ही होता है, इस वजह से उसे बोलते हैं हम इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, बोला गया है कि जब हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करती है, तो जब हम उसमें से सनलाइट को पास होती है, जब सनलाइट स्मॉल ड्रॉपलेट से, तो सबसे पहले वो रिफ्रैक्ट होगी, देन डिस्पर्स होगी। डिस्पर्स होने के बाद वो वाटर के ही ड्रॉपलेट में इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी और फाइनली वो रिफ्रैक्ट होकर के रेन ड्रॉप की फॉर्मेशन करेगी, यानी रेनबो की फॉर्मेशन करेगी, जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट लाइट की फॉर्म में डेविएट होगा, डिस्पर्स होगा, और जो हमारी ऑब्जर्वर की आंखों तक जाएगा और हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां रेनबो की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो क्या बोला गया है, रेड कलर अपीयर्स ऑन टॉप एंड वायलेट एट द बॉटम ऑफ रेनबो। रेनबो में जो हमारा रेड कलर है वो सबसे टॉप पे होता है, और जो वायलेट कलर होता है वो हमारा बॉटम में देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है अ रेनबो इज ऑलवेज फाउंड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ अ सन। यानी जो हमारी रेनबो की फॉर्मेशन होती है वो ईस्ट के सन के डायरेक्शन की हमेशा क्या होगी, अपोजिट होगी। यानी अगर मानो हमारा जो सन है वो ईस्ट में है, तो जो हमारा रेनबो की फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी, वेस्ट में। तो ये तो हो गई हमारे रेनबो की थ्योरेटिकल पार्ट की, किस तरीके से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। अब हम इसके डायग्राम के बारे में देखते हैं कि एक्चुअली में ये रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो कैसे रहा है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम गिवन है किसका, रेनबो फॉर्मेशन का। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये हमारा सन है, सन से क्या जाएगी, व्हाइट लाइट फ्रॉम द सन। यानी सन से जब हमारी व्हाइट लाइट गई किस पे, ये ब्लू कलर का हमारा क्या दिखा रखा है, वाटर ड्रॉपलेट, जो किसकी तरह एक्ट करेगा, एक प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा। जब हमारी सन की व्हाइट लाइट उस वाटर ड्रॉपलेट में जाती है तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीडियम का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी सनलाइट एटमॉस्फेयर से वाटर ड्रॉपलेट में जाएगी तो ऑब्वियसली सी बात है मीडियम चेंज हो रहा है, और जब मीडियम चेंज होता है लाइट का तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं।
जैसे ही वो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, मीडियम चेंज होगा व्हाइट लाइट का। अगर ये हमारा प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है तो व्हाइट लाइट स्प्लिट होगी 7 डिफरेंट कलर में। तो यहाँ पे उसने 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हुई, जिसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन। स्प्लिट होकर के वो वाटर ड्रॉपलेट के एक सरफेस पे टकराएगा। देन टकराने के बाद वो वहीं से अंदर की तरफ ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी यहाँ पे स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन हुई, जो रिफ्लेक्ट करेगी दूसरी साइड पे उसके वाटर ड्रॉपलेट के। देन उसके बाद ये जो हमारा 7 कलर्स में टूटा है वो ड्रॉपलेट से बाहर दिखेगा। क्यों? रिफ्रैक्शन की वजह से। यानी यहाँ पर भी क्या होगा, मीडियम का चेंज होगा। तो दो तीनों केसेस हमने यहाँ पे देखे। सबसे पहले रिफ्रैक्शन हुआ, दूसरे नंबर पे डिस्पर्जन हुआ, और तीसरे नंबर पे उन्हीं 7 कलर यानी स्पेक्ट्रम का क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? वो रिफ्रैक्शन जो एटमॉस्फेयर की वजह से हो, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यानी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट caused by the earth atmosphere having air layers of varying optical density is called atmospheric refraction। यानी जो हमारा लाइट की वजह से रिफ्रैक्शन होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, क्योंकि देखो जो अर्थ में एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट टाइप के लेयर्स प्रेजेंट है। स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, बायोस्फेयर। तो हर एक लेयर की अलग अलग डेंसिटी होगी। तो उन्हीं डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज की वजह से जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो वहां पे लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से काफी सारी एप्लीकेशंस एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन द हॉट एरियाज। दूसरा, व्हाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जो हमारा सन है वो डे के टाइम पे या नाइट के टाइम पे रेड या अलग अलग कलर से हमारा जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है। ये सारे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के टॉपिक के अंदर ही आते हैं। तो अब हम एक एक टॉपिक को इसमें डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में एग्जांपल है। फर्स्ट क्या बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द फायर और अ हॉट सरफेस अपीयर टू फ्लिकर व्हेन सीन थ्रू द एयर। हम देखते हैं अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फायर या हॉट सरफेस के पीछे रखा होता है तो वो फ्लिकर करता है, झिलमिलाता सा दिखता है एयर की वजह से। क्यों? अब इसके रीजन को भी समझते हैं। तो रीजन में क्या बोला गया है, द एयर अबव हॉट सरफेस बिकम हॉट एंड राइसेस। जो हमारी एयर होती है हॉट सरफेस के पास, हॉट सरफेस के ऊपर वो हीट होने लगेगी, वो धीरे धीरे ऊपर राइज अप होगी, ऊपर को उठेगी। देन द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय कूल एयर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हॉट एयर इज लेस देन दैट ऑफ कूल एयर। जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हॉट एयर का कम होता है एज कंपैरिजन टू कूल एयर। सो द फिजिकल कंडीशन ऑफ द मीडियम आर नॉट कांस्टेंट। जो हमारा फिजिकल कंडीशन है मीडियम का वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। पहले हमारी जो
हॉट एयर है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम है और जो कूल एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो इसी वजह से द लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, जो हमारी लाइट है वो डिफरेंट डायरेक्शन से आएगी और इन द रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्लक्चुएशन इन एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन से उसमें हमें फ्लक्चुएशन यानी झिलमिलाहट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लिकर कर रहा है या हॉट सरफेस पे हमें फ्लिकर होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका मेन रीजन क्या है? वहां पे हमारा मेन रीजन है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का। जो हमारी हॉट एयर है उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होती है कूल एयर से, जिसकी वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, फ्लिकर होते हुए दिखाई देता है, यानी इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एप्लीकेशन है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की। स्टार्स व्हेन seen near the horizon appear slightly higher than their actual position due to atmospheric refraction। जो हमारे स्टार्स होते हैं वो होरिजन से देखने पे अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा हायर पोजीशन पे दिखते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इसका रीजन क्या है तो देखो, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। ये किसकी वजह से? स्टारलाइट में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, यानी द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कीप्स वेरिंग। जो हमारा टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गई, अलग अलग लेयर की, वो हर एक पर्टिकुलर लेयर पे डिफरेंट है। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर से उसकी टेम्परेचर डेंसिटी अलग है, बायोस्फेयर पे उसका टेम्परेचर डेंसिटी अलग है। इसी वजह से वी हैव डिफरेंट मीडियम, हमारे पास अलग अलग मीडियम हो गए। डिस्टेंट स्टार एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट व्हेन द स्ट्रेट एंटर स्टारलाइट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूअसली। तो देखो यहाँ पे ये बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल मानो यहाँ पर हमारी क्या है, एटमॉस्फेरिक लेयर है, ये हमारा पॉइंट सोर्स क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट सोर्स है वो किसका है, स्टार का, यानी स्टार जो है पॉइंट सोर्स की तरह रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन क्या बोला है कि यहाँ पे वी हैव डिफरेंट मीडियम, हर एक लेयर का अलग अलग मीडियम होगा, अलग अलग टेम्परेचर होगा, अलग अलग डेंसिटी होगी। नाउ डिस्टेंस स्टार एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। जो हमारा ये स्टार है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। व्हेन द स्टार लाइट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब हमारे स्टार की लाइट एटमॉस्फेयर पे एंटर करती है तो उस कंडीशन में होता क्या है, ड्यू टू चेंजिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे गो अंडरगो कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पर अलग मीडियम है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ अलग मीडियम है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। यानी जब हमारी स्टारलाइट आती है तो वो कॉन्टिन्यूअसली रिफ्रेक्ट होती रहती है, क्योंकि वहां पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के मीडियम देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ पे हर बार रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। दैट इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर से कहाँ जा रहा है, डेंसर डेंसर पे। नाउ इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो हमारी जो लाइट है वो कहाँ बेंड होना शुरू होगी, नॉर्मल्स की तरफ बेंड होना शुरू होगी, जिसकी वजह से apparent position of the star is different from their actual position and the star appear higher than its actual position। यानी इस पूरे कॉन्सेप्ट का समराइज पोर्शन ये है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, जो हमारे स्टार हैं वो अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊंचे क्यों दिखाई देते हैं, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। होता क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट तरह की लेयर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, और हर एक लेयर का अपना पर्टिकुलर टेम्परेचर है, डेंसिटी है, यानी जिसकी वजह से हमें अलग अलग मीडियम देखने को मिलेंगे। जब हमारे स्टार से लाइट आती है तो वो हर एक एटमॉस्फेयर से होकर गुजरेगी, हर एक एटमॉस्फेयर की लेयर से होकर गुजरेगी, जहां पे उसे अलग अलग मीडियम देखने को मिलेंगे।
अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है, तो जितनी भी हमारी लाइट रेज है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे स्टार हैं वो अपने एक्चुअल पोजीशन से हायर पोजीशन पे दिखाई देते हैं। तो देखो हमारे पास इस पूरे प्रोसेस का ये जो हमारा फिनोमिना उसका डायग्राम भी गिवन है। क्या बोला गया है? एपरेंट स्टार्ट पोजीशन और एक्चुअल स्टार पोजीशन, यानी हमारे पास ये एक्चुअल स्टार की पोजीशन दिखा रखी है, पोजीशन ए। अब वो क्या रहा है, जब हमारी पोजीशन ए से यानी स्टार से लाइट हमारी नीचे एंटर करेगी, तो वहां पर हमारे डेंसिटी और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा। अलग अलग लेयर पर अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखने को मिलेगा, उनकी डेंसिटी चेंज होगी, जिसकी वजह से जो हमारी लाइट एंटर हो रही है, स्टार लाइट ऐसे आनी चाहिए, लेकिन वो कहाँ की तरफ बेंड होना शुरू होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होने लगेगी, जिसकी वजह से वो हमें एक्चुअल पोजीशन से अपने हायर पोजीशन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन में एडवांस सनराइज। तो देखो इस टॉपिक में क्या बोला गया है, द सन अपीयर्स अबाउट 2 मिनट्स अर्लियर देन एक्चुअल सनराइज एंड द सन रिमेन्स विजिबल फॉर अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। यहाँ पे ये बोला गया है कि हमारा सनराइज होने से पहले ही 2 मिनट हमें पहले दिखाई देगा, उसी तरीके से सन विजिबल रहता है, देखने को मिलता है जब सन सेट हो जाता है उसके 2 मिनट बाद तक। यानी यहाँ पे टोटल कितने मिनट का डिफरेंस दिखा रखा है, टोटल 2 मिनट्स, यानी सन राइज होने से 2 मिनट पहले हमें दिखेगा और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक हमें दिखेगा। क्यों? इसका रीजन क्या बोला गया है, व्हेन द सन इज बिलो होरिजन, जब हमारा सन होरिजन से नीचे होता है। ये रहा हमारा होरिजन, होरिजन से कहाँ है, नीचे होता है सन। द रेज हैव टू पास फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, जो हमारी सन की रेज है वो कहाँ आना शुरू हो जाती है, रेयर से डेंसर मीडियम में। सो रेज बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, तो जो हमारी रेज है वो कहाँ की तरफ बेंड करने लगेगी, नॉर्मल की तरफ। एज अ रिजल्ट द सन अपीयर्स हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, यानी यहाँ पर भी ये वही कंडीशन हो रहा है जो हमारा स्टार के पोजीशन में हो रहा था। स्टार में भी हमारी डिफरेंट तरह की लेयर थी, डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था, तो वहां पर भी हमारी क्या हो रहा था कि वो बेंड हो रहा था नॉर्मल की तरफ। इसी तरीके से सनराइज के केस में भी जो हमारी सन की रेज है,
जो सन की रेज़ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में जाएँगी, देन वो जैसे ही रेयर से डेंसर मीडियम में जाएँगी तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होना शुरू हो जाएँगी, बेंड होना शुरू करेंगी। इसकी वजह से जो हमारा सन है वो अपने एक्चुअल पोज़ीशन से हायर पोज़ीशन में देखने को मिलता है। इसी तरीके से ये हमारा सन सेट के केस में भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का एक एप्लीकेशन नंबर 4 क्या बोला गया है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो हमारे स्टार हैं वो ट्विंकल करते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब इस कंडीशन में होता क्या है तो देखो इट इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन डिस्टेंस स्टार एक्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जो हमारे दूर तक के स्टार्स होते हैं दूर दूर स्टार प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। As the beam of starlight keeps deviating from its path, the apparent position of star keeps on changing because physical condition of Earth atmosphere is not stationary. यहाँ पे भी अर्थ एटमॉस्फेयर यानी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जैसे ही हमारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आती हैं तो वहाँ पे डेंसिटी टेम्परेचर यहाँ पे भी चेंज होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होगा जिसकी वजह से जो हमारी एपरेंट पोजीशन होगी स्टार की वो चेंज होती रहेगी फिजिकल कंडीशन की वजह से स्टेशनरी नहीं रहेगी। Hence, the amount of light enters our eyes fluctuates sometimes bright and sometimes dim. तो जो हमारी अमाउंट ऑफ लाइट होगी आईज में एंटर करेगी कब फ्लक्चुएट करेगी कभी वो ज्यादा दिखेगी कभी वो कम दिखेगी क्यों क्योंकि वो किसकी वजह से हो रहा है ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार की वजह से यानी यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के चेंज होने की वजह से स्टार के अंदर ट्विंकलिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट का स्कैटर होना लाइट का फैलना। तो क्या बोला गया है अकॉर्डिंग टू रेलेक्स लॉ ऑफ स्कैटरिंग द अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4 लैम्डा स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ। यानी यहाँ पे कौन से लॉ की बात की गई है लॉ ऑफ रेले। अब ये लॉ ऑफ रेलाई है क्या तो देखो जो हमारा लॉ ऑफ रेलाई है उसमें बोला गया है द डेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट द डेंसिटी ऑफ scattered light is inversely proportional to 1/लैम्डा की पावर 4। यानी ये हमारा क्या है ये है हमारा लॉ ऑफ या फिर इसे हम बोलेंगे रेलाई लॉ। तो इस कंडीशन में क्या बोला गया है रेलाई लॉ में ये बोला गया है कि जो हमारी डेंसिटी होगी स्कैटर्ड लाइट की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/4 पावर ऑफ इट्स वेवलेंथ। यहाँ पे ये जो लैम्डा है यही क्या है हमारी वेवलेंथ है। तो लॉ ऑफ रेलाई क्या हो गया कि जो हमारी डेंसिटी है स्कैटरिंग लाइट की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/4 पावर ऑफ इट्स वेवलेंथ। यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो सीधी सी बात है अगर हमारी किसी भी लाइट की वेवलेंथ बढ़ेगी तो जो इसकी स्कैटरिंग पावर है वो क्या होने लगेगी कम होने लगेगी। अगर किसी की वेवलेंथ घटेगी तो उसकी स्कैटरिंग पावर क्या हो जाएगी वो बढ़ने लगेगी।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इसको तो हम ऑलरेडी अपने क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हम जो हमने ये रियलाइज लॉ पढ़ा है उसमें स्कैटरिंग हो रही है लाइट की। तो वो स्कैटरिंग किसकी वजह से होती है, टिंडल इफेक्ट की वजह से। यानी when a beam of light strikes the minute particles of earth atmosphere, suspended particles of dust and molecules of air, the path of beam become visible। तो ये बोला गया है जब हमारी लाइट स्ट्राइक करती है किसी, जो हमारी बीम होगी लाइट में स्ट्राइक करेगी माइन्यूट पार्टिकल ऑफ अर्थ के एटमॉस्फेयर से, तो वो पार्टिकल्स होंगे डस्ट के, मॉलिक्यूल के, एयर के, वो सस्पेंड होंगे जिससे हमारा जो पाथ है वो विजिबल होगा। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल गिव्स राइज टू टिंडल। यानी जो हमारा फिनोमिना है जिसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है कोलोइडल के पार्टिकल की वजह से, उसे हम बोलते हैं टिंडल। It can be observed when sunlight passes through a canopy of a dense forest। इसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं सनलाइट की मदद से। जब हमारी सनलाइट किसी भी कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट पे क्या करती है, पास होती है। जैसे बहुत सारे जंगलों के बीच में बहुत सारे पेड़ होते हैं, उसमें अगर थोड़ी सी में जहाँ से रोशनी आती है उसको हम बोलते हैं कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास बोला गया है द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। हमारी जो कलर होगा स्कैटरिंग लाइट का वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन से पार्टिकल पे क्या हो रहा है, स्कैटर हो रहा है। तो टिंडल इफेक्ट में क्या हो रहा है, टिंडल इफेक्ट में हमारे जो छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स है अर्थ के, वो अर्थ के अंदर जो एटमॉस्फेयर है उसमें के डस्ट के मॉलिक्यूल के साथ क्या हो रहे हैं, डस्ट के मॉलिक्यूल के साथ स्कैटर हो रहे हैं। और हम इसको सबसे इजीली कहाँ देख सकते हैं, कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट के अंदर देख सकते हैं। यानी जितना जो हमारी कलर होता है स्कैटरिंग लाइट का वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन से साइज ऑफ पार्टिकल से स्कैटर हो रही है। तो ये हो गई हमारे टिंडल इफेक्ट के बारे में बात। इसको तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं क्लास 9 में। अब है हमारे पास इसमें नेक्स्ट टॉपिक कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट के बाद व्हाई द डेंजर सिग्नल और साइन इज ऑफ रेड कलर। यानी जो हमारे डेंजर सिग्नल्स होते हैं, साइंस होते हैं, वो रेड कलर के क्यों होते हैं, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो क्या बोला गया है नेक्स्ट में, द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे बोला गया है इफ पार्टिकल्स आर वेरी फाइन, अगर हमारे पार्टिकल्स बहुत फाइन है, छोटे छोटे हैं, दे स्कैटर मेनली द ब्लू कलर ऑफ लाइट, यानी शॉर्टर वेवलेंथ। यहाँ पे ये बोला गया है अगर हमारे पार्टिकल्स क्या है बहुत ज्यादा छोटे हैं तो वो कौन सी लाइट को स्कैटर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइट को स्कैटर करेंगे। क्यों, क्योंकि जो ब्लू लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो कैसी है, वेवलेंथ इज शॉर्टर, यानी छोटी है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट में बोला गया है मीडियम साइज पार्टिकल स्कैटर मेनली द रेड कलर, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी जो हमारे छोटे पार्टिकल्स है वो ब्लू कलर के, ब्लू वेवलेंथ के लाइट को स्कैटर करेंगे, और जो हमारे मीडियम पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर करते हैं रेड कलर। क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गर होती है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है इवन लार्जर पार्टिकल स्कैटर ऑल द कलर्स ऑफ लाइट, दैट इज व्हाई इट इज अपीयर्स वाइट। जो हमारे लार्जर पार्टिकल्स होंगे, बड़े पार्टिकल्स होंगे, वो सारे कलर्स को स्कैटर कर देते हैं, इस वजह से वो क्या अपीयर्स होते हैं, व्हाइट। यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट, रेड लाइट इज अबाउट 1.8 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ ब्लू लाइट। यानी यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारी वेवलेंथ होगी रेड की वो 1.8 टाइम्स होगी वेवलेंथ ऑफ बी, यानी ब्लू लाइट की। तो देखो यहाँ पे ये बताया गया कि अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो ब्लू लाइट को स्कैटर करेंगे, मीडियम पार्टिकल्स है तो वो रेड लाइट को स्कैटर करेंगे, और अगर लार्ज पार्टिकल्स हैं वो तो सारे कलर को स्कैटर करेंगे, जिसकी वजह से क्या अपीयर्स होंगे, व्हाइट देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है व्हाई डेंजर साइंस आर मेड ऑफ रेड कलर। क्यों जो हमारे डेंजर के साइन है वो रेड कलर के क्यों होते हैं? देखो ये जितने भी क्वेश्चंस है लास्ट में हमारे लेक्चर के वो सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये 1 1 2 2 मार्क्स के पेपर में आते हैं कि इस वाले चैप्टर में से तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे, डिफेक्ट के ऊपर आएगा, और बाकी ये जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए लास्ट में लेक्चर के वो, और साथ ही साथ न्यूटन का फिनोमिना के ऊपर आएगा एक क्वेश्चन, एक रेनड्रॉप फॉर्मेशन पे आएगा, या तो फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के 2 से 3 एग्जांपल के ऊपर क्वेश्चंस को पूछ लिया जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाई डेंजर साइंस आर मेड अप ऑफ रेड कलर। क्यों डेंजर के साइंस को रेड कलर का बनाया जाता है? तो बोला गया है रेड इज द लीस्ट स्कैटर्ड कलर। जो हमारा रेड है वो लीस्ट स्कैटर कलर्ड है। इट इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग एंड स्मोक एंड कैन बी सीन इन द सेम कलर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो डेंजर साइंस आर मेड इन रेड कलर, ये बोला गया है जो हमारा रेड कलर है वो लीस्ट स्कैटर्ड है, मतलब वो कम फैलता है। जो स्कैटरिंग होती है वो जितनी ज्यादा होगी उसको हम बोलेंगे मोस्ट स्कैटर्ड, लेकिन जो रेड कलर है वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है, कम स्कैटर्ड होता है, कम फैलता है। ये लीस्ट स्कैटर्ड होता है फॉग की कंडीशन में भी, स्मोक की कंडीशन में भी, और सेम कलर का रहेगा लॉन्ग डिस्टेंस तक, यानी हम कितनी भी दूर से देखें वो हमें रेड कलर का ही अपीयर होगा। इसी वजह से जो डेंजर के साइंस है उन्हें किस कलर का बनाया जाता है? रेड कलर का, ताकि दूर से ही पता चले कि वो कलर क्या है, रेड है, और वहां पे क्या है, डेंजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ऑन अ क्लियर डे। क्यों हमें जो स्काई का कलर है वो ब्लू दिखता है अपने क्लियर डेज में? तो इसका आंसर क्या है, द अपर लेयर ऑफ एटमोस्फेयर कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स। देखो यहाँ पे किस कलर की बात की गई है, ब्लू कलर की, और हमें पता है ब्लू कलर को स्कैटर करने के लिए कैसे पार्टिकल्स चाहिए, एकदम फाइन पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो इसमें बोला क्या है कि जो हमारी अपर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की उसके अंदर बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के, वेपर्स के, गैसेस के, और ये फाइन पार्टिकल्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, जिनकी वेवलेंथ क्या होगी, छोटी। और मेनली जो ब्लू होता है उसकी वेवलेंथ छोटी होती है एज कम एंड देन लार्जर वेवलेंथ, सो द स्काई अपीयर्स ब्लू। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारे स्काई ब्लू का कलर ब्लू है उसका रीजन ये है कि जो हमारे सबसे ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, अपर लेयर होगी एटमॉस्फेयर की, उसमें छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होंगे वाटर वेपर के, गैसेस के। और हमें पता है कि ब्लू लाइट को स्कैटर करने के लिए कौन से पार्टिकल्स चाहिए, एकदम फाइन पार्टिकल्स चाहिए। तो जो एटमॉस्फेयर के फाइन पार्टिकल्स हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ यानी ब्लू कलर को क्या करता है, स्कैटर करता है, फैलाता है, जिसकी वजह से जो हमारा स्काई है वो हमें कैसे दिखने को मिलता है, ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डज द स्काई अपीयर टू एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस और टू अ पैसेंजर ऑफ जेट प्लेन फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड। तो हमारा देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया, हाउ डज द स्काई अपीयर डार्क, यानी जो हमारा स्काई है वो डार्क क्यों दिखता है एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में, या फिर जो भी पैसेंजर हमारा जेट प्लेन से फ्लाई करेगा हाई एल्टीट्यूड पे। तो इसका रीजन क्या है, द स्काई वुड अपीयर डार्क टू एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस एज स्कैटरिंग इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट एट सच हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे सबसे बेटर एग्जांपल ये है, देखो स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज डिपेंड अपॉन पार्टिकल। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। अब क्या बोला गया है कि जो हमारा स्काई है एस्ट्रोनॉट को स्पेस के अंदर वो डार्क क्यों दिखता है, या फिर कोई पैसेंजर जेट प्लेन से फ्लाई कर रहा है तो उसे डार्क क्यों दिखता है, क्यों? क्योंकि जो हमारा स्पेस है वहां पे किसकी एब्सेंस है, पार्टिकल की एब्सेंस है। अगर वहां पार्टिकल ही प्रेजेंट नहीं है तो क्या वहां पे स्कैटरिंग होगी लाइट की, नहीं होगी। इसी वजह से जो स्पेस है वो हमें कैसा देखने को मिलता है, डार्क देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाई क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। जो हमारे क्लाउड्स है वो व्हाइट क्यों दिख रहे हैं? देखो क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय वाटर वेपर। जो हमारे क्लाउड है
वो वाटर वेपर की मदद से बने होते हैं एंड वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ ड्रॉपलेट। जो हमारे वाटर वेपर हैं वो कंडेंस होते हैं, जो हमारे वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होते हैं वाटर ड्रॉपलेट से ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स होंगे, यानी छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स मिलके हमारे वाटर वेपर की फॉर्मेशन करेंगे। यानी ऑल कलर्स ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड एंड क्लाउड अपीयर व्हाइट। तो सारे कलर्स हमारे स्कैटर्ड होंगे। लार्ज पार्टिकल्स का काम क्या था, लार्ज पार्टिकल्स जब सारी लाइट को स्कैटर करता है इस वजह से वो व्हाइट दिखता है। अब जो हमारा वाटर वेपर है वो वाटर ड्रॉपलेट के कंपैरिजन में बड़ा है, इस वजह से वो सारे कलर्स को स्कैटर करेगा और किस कलर का दिखेगा, हमें व्हाइट कलर का दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई कलर ऑफ सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। बोला गया है कि सनराइज और सनसेट के समय पे जो हमारा सन का कलर है वो रेड क्यों दिखता है। तो इसका आंसर है व्हाइल सनसेट एंड सनराइज द कलर ऑफ द सन एंड इट्स सराउंडिंग अपीयर रेड। चाहे वो सनसेट का कंडीशन हो चाहे वो सनराइज का कंडीशन हो, जो हमारा सन का कलर है वो सराउंडिंग के साथ किस कलर का दिखता है, रेड कलर का। क्यों? ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर होरिजन एंड देयरफॉर The sunlight has to travel larger distance in atmosphere। ये बोला गया है कि जब हमारा सन होता है सनसेट या सनराइज के कंडीशन पे वो होरिजन के पास होता है, देयरफॉर जो हमारी सनलाइट है उसको ट्रेवल करना पड़ता है लार्जर डिस्टेंस एटमॉस्फेयर में एंड ड्यू टू दिस मोड्स ऑफ द ब्लू लाइट यानी शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स, द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ विल रीच अवर आई, दिस इज वाई सन अपीयर रेड इन कलर। ये बोला गया है कि देखो जो हमारा सनराइज के टाइम पे सनसेट के टाइम पे जो हमारा सन है वो ओरिजिन के नियर होगा, तो जो हमारा सनलाइट है उसे लार्जर डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर में जो हमारी ब्लू लाइट है जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ है वो स्कैटर्ड हो जाएगी फाइन पार्टिकल्स की मदद से, लेकिन जो हमारी लॉन्गर वेवलेंथ है रेड कलर की वो स्कैटर नहीं होती क्योंकि वो लीस्ट स्कैटरिंग होती है, यानी कम से कम स्कैटर होगी। रेड कलर की आती है हमारी लीस्ट स्कैटरिंग थी, यानी ये कम स्कैटर होगी, कम फैलेगी। लेकिन इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है जो हमारी आईज तक पड़ती है, जिसकी वजह से हमें सन जो है वो सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेड अपीयर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल। जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते, क्यों नहीं टिमटिमाते। तो इसका आंसर क्या है, द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ। जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो बहुत पास में है अर्थ के एंड आर थीन एंड एक्सटेंडेड शोर। इफ we consider a planet as a collection of large number of point-sized sources of light, the total variation in the amount of light entering our eye from all individual point-sized sources will average about to zero and will nullify the twinkling effect। क्या बोला गया है, देखिए हमारे प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं। जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के बहुत पास में होते हैं। अगर हम अपने पूरे प्लैनेट को एक लार्ज नंबर के पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट की तरह कंसीडर करें, यानी जो हमारा प्लैनेट है वो छोटे 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 पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट से मिलके बने हैं, तो जितनी भी हमारी वेरिएशन आएगी अमाउंट ऑफ लाइट में हमारी आई के अंदर, वो क्या हो जाएगी, ओवरऑल ऐड करने पे जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें प्लैनेट के अंदर ट्विंकलिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश, यानी जो हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है, ये पूरा चैप्टर आज हमारा फिनिश हो गया है क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लिया, उनके डिफेक्ट के बारे में पढ़ लिया। आज के लेक्चर में हमारे जितने भी
कलरफुल वर्ल्ड यानी रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे, आज हमने उनको भी क्लियर कर लिया। यानी अगर हम आज के पूरे चैप्टर के समरी के बारे में बात करें कि आज के लेक्चर में हमने किन किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले आज हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा, देन आइजैक न्यूटन के जो हमारा एक्सपेरिमेंट था इन्वर्टेड प्रिज्म वाला, उसके बारे में डिस्कस किया। जो हमारा इन्वर्टेड प्रिज्म लगाते ही सनलाइट जो है वो व्हाइट कलर से, सॉरी, जो हमारी व्हाइट लाइट है वो डिस्पर्स होके दोबारा से क्या हो जा रही थी, रिकम्बाइन हो जा रही थी। उसी को हम बोल रहे थे कि वो आइजैक न्यूटन का एक्सपेरिमेंट है, जिन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो हमारी सनलाइट है वो 7 कलर से मिलकर के बनी है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारे पास काफी तरीके की एप्लीकेशन थी, कैसे तरीके से हमारा रेनबो का फॉर्मेशन होता है, प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। इसके साथ साथ हमने लास्ट में यहाँ पे ट्विंकलिंग इफेक्ट वगैरह से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को देखा एंड रे लॉ के बारे में पढ़ा। तो देखो जो हमारा ये है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, इसके तो मल्टीपल एग्जांपल्स हमने यहाँ पे आज देखे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, व्हाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल हो गया, लेकिन जो आज के लेक्चर के लास्ट के क्वेश्चन थे वो हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो हमने इसमें रेनबो फॉर्मेशन वाला टॉपिक पढ़ा, किस तरीके से रेनबो की फॉर्मेशन होती है और इसमें कौन कौन से फिनोमिना होते हैं, क्योंकि रेनबो फॉर्मेशन के दौरान हमने इसमें टोटल 3 टाइप के फिनोमिना डिस्कस किए। सबसे पहले हम देख रहे थे कि वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा था क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा था। देन उसके बाद डिस्पर्जन हो रहा था व्हाइट लाइट का, क्योंकि जो हमारा वाटर का ड्रॉपलेट है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा था, प्रिज्म की तरह। एंड लास्ट में उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा था, इंटरनली रिफ्लेक्शन। अब अगर मैं बात करूं इस टॉपिक में, तो इस टॉपिक में हमारा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों फिनोमिना के साथ जो इसकी थ्योरी है, जो फिनोमिना पूरा डिस्क्राइब किया गया है रेनबो फॉर्मेशन में, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आज का लेक्चर हमारा यही फिनिश होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा हमारा फिजिक्स का थर्ड चैप्टर। फर्स्ट तो हो गया हमारा लाइट क्लास 10th में, सेकंड हो गया हमारा ह्यूमन लाइट। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।